अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुल्हान उसे ज़बरदस्ती हवेली लाया था। तकरीबन सभी उसके असर से वाकफियत हासिल कर चुके थे। पीजान और अमरो कितनी देर उसे खुद से लगाए उसके वजूद से अरीना की खुशबू को महसूस करने की कोशिश करती रही थी, जबकि दुल्हान उसे छोड़े रूम में जा चुका था और कुछ देर बाद टिप टाप सा तैयार होते बैठ जाने लगा था। जब अन्ना उसके सामने रुकी, तनकीदी नजरों से उसका जायजा लेने लगी थी। कहीं डेट पर तो जा रही हैं क्या? दुल्हन को उसका अंदाज गुस्सा दिलाने वाला लगा था, पर सर झटकते आगे बढ़ा। वो उसके सामने बाजू हल कर गए। कल शाबाश, तो तुम आ गए। देखो मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। ये औरतें ये अरीना के कहने पर मुझे मार रही हैं। ये इनसे कहो दूर रहे। हटो शाबाश। एमरे किसी कमरे से आंधी की मानद निकलते हुए सामने आई थी, जब अन्ना सहमी सी दुल्हन बद के पीछे जा छुपी थी। दुल्हन ने तकलीफ बड़े अंदाज में माँ का जुनूनी अंदाज देखा था और अन्ना, माँ कौन शाबत? मैं दुल्हन हूँ, आपका बेटा, आपका दिल। दुल्हन ने एमरे के हाथ मजबूती से जकड़े उसके हाथों को हल्का सा बोसा दिया था। आंखों के सामने एक साया लहराया था कि उन्हीं हाथों ने उसके बाप के मुकद्दर में मौत की स्याही बड़ी थी। दुल्हन बेटा, वो अरीना वो अच्छी नहीं है। उसने मुझे घर से निकाल दिया। नहीं मैंने, हाँ शायद मैंने निकाला था। हा 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 हा। दिल तुम्हारी माँ जीत गई, लेकिन वो, सॉरी सर, मैम मेडिसिन लेने पर राजी नहीं हुई है। एमडी के बाग को नर्सिस ने आगे स्टॉप किया था, जो जाने क्या इंकशाफ करने लगी थी। अन्ना की सारी हंसतें बेदार हुई थी। दुल्हन ने मुड़ते हुए उसे भी गिरफ्त में लिया था और हमेशा की तरह एक उन्स बड़ा हुआ लम्स उसके सर पर छोड़ते हुए चला गया था। अन्ना का पूरा दिन बेचैन गुजरा था। दुल्हन का शायद शायद रहने का इरादा था, तभी वो अभी तक नहीं आया था। रात के वो हवा हवारी करने छत पर आए थे तो कुछ देर बाद अजीब सा एहसास ने घेरा, जैसे कोई उसे मसलसल देख रहा हो। अपना भैंस समझते हुए सर झटके और कमरे की तरफ बढ़ी थी, जब हवेली के पिछले हिस्से में चलते हुए दो साए उसे मजमन कर गए थे। वो अंदाजा करना चाहती थी कि ये कौन हो सकते हैं। तभी माहौल में छाई पूरी इसरारियत को दुल्हन के काल ने तोड़ा था। वो मुंह के कई सावे बनाते हुए कॉल अटेंड करने लगी, जिसे एबी से बात करवाने का कह रहा था। मजबूर जो उसे 20 जन से बात करवाने का कह रहा था। मजबूरन उसे अपना तजस्सुस एक तरफ रखते हुए नीचे आना पड़ा था। कमरे में ही कई देर वो इन दो समय पर उलझी रही थी और इसी कश्मकश में मुतला रहते हुए उसे नींद आ गई थी। दोबारा उसकी आंख खुली तो उसे ऐसा लगा कोई उसके सांसें दोबारा है। वो देखना चाहती थी, पर पलकों पर अंधेरा था। अन्ना फड़फड़ा कर रह गई थी, जब उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता है। ये स्लिप होते हुए सवासों से वो चीख रही थी, पर शायद उसकी कोई आवाज सुन नहीं पा रहा था। जब भी धर्म से दरवाजा खुला था और दारा जान, बीजान, अमरों के साथ मोगीज चचा भी अंदर आए थे, जिन्होंने पूरी कुव्वत से एमरे को एक तरफ किया था, जो अन्ना के मुंह पर तकिया रखे उसे मारने के दर पर थी। अजाब लिया है दुल्हाम गढ़ में। बीजान कांपती हुई अन्ना को खुद से लगाए खड़ी थी। सब अपनी अपनी जगह परेशान से थे। एक से बढ़कर अजीब वाकयात अन्ना को लग रहा था वो पागल हो जाएगी, पर उसे खुद पर कंट्रोल था। मैं रह लूं तुम्हारे पास? रम्ज उसे शानों से थामे बिस्तर पर बिठाते हुए बोली थी। अन्ना ने इस बात में साड़े हिलाया। अगरचा उसे सहारे की जरूरत नहीं थी, फिर भी खौफ सा दिल में बैठ गया था। मूवी देखे? गुमसुम सी बैठी अन्ना का हाथ हमें रम्स ने उसके ध्यान को एमरे से हटाने के लिए कहा तो वो खुद को कंपोज करते हुए मुस्कुरा दे। रम्स ने हॉरर मूवी लगाई तो दोनों दिलचस्पी से देखने लगे थे। पुर इसरार मर्डर की स्टोरी और होने वाले अजीबोगरीब वाकयात जैसे जैसे बढ़ रहे थे, वो हवास पाता हो रही थी। लेकिन आगे क्या होगा कि तो तजस्सुस में देखने पर मजबूर थी। जब रम्स ने आगे बढ़ते हुए मूवी बंद कर दी। क्या हुआ? अन्ना ने मुंह के जाविये बिगाड़े। वो रम्स की निस्बत कम डरपोक थी। मुझे नींद आ रही है बहुत। अन्ना और बाई भी आने वाले हैं, और अगर आगे तो यहाँ सोना भी तो ठीक नहीं है ना, इसलिए बाय। वो हाथ हिलाती हुई बाहर चली गई तो अन्ना भी पानी लेने की खातिर उसके साथ आई थी। किचन में पहुंचते हुए भूख का एहसास चमक उठा तो वो दोनों सैंडविच बनावे खाना खाने लगी थी। रम्ज उससे पहले फ्री होती अपने कमरे की तरफ निकल गई थी। वो आदत से मजबूर गुनगुनाती हुई कमरे में आई थी। पानी का जग साइटे पर पड़कते वो सीधी हुई। ऐसे गुमान हुआ जैसे विंडो कर्टन हिले हों। वो साकत सी देखती रही, लेकिन फिर से कोई भी ऐसी मोमेंट नहीं हुई थी। अजीब एहसास में गिरे वो डोर लॉक करते हुए वापस बेड की तरफ बढ़ने से पहले लाइट ऑफ करने को स्विच ऑफ करने लगी थी, जब अपने पीछे गर्म सांसों को महसूस करते उसका दिमाग खौफ से सुन्न हुआ। कुछ देर पहले देखी जाने वाली मूवी का सीन सामने आया था। लड़की के पीछे रुकी हुई बीच का गमान उसकी सांसें बंद करने लगा था। उसके बाल हवा में लहराए थे या पकड़ कर लहराए गए थे। वो पूरी शिद्दत से चलाते हुए मुड़ी थी, जब सामने मुझे शहज उसकी चीहों पर उसके मुंह पर हाथ रख गया था। व्हाट द हेल?
अनादिल उसके कमर में हाथ डाले हुए उसे ऐसे ही मुंह पर हाथ रखे हुए अपने करीब कर गया तो अना शोर की दुनिया में लौटी थी और उसके सीने पर बेजरिया मुक्कों और गोंसों का इस्तेमाल किया था। तो उसके मुंह से हाथ हटाए उसके हाथों को गिर्थ में करने लगा था। क्या मुसीबत आ गई है आहर, पागल हो गई हो? उसके दोनों हाथों को गिर्थ में जकड़ते हुए उसे बंद दरवाजे की तरफ धकेल गया था और दूसरे लम्बे शशदर रह गया था जब वो उसके सीने में सर्दियां जोरों शोर से रोने लगी थी। दिल्हाम जो उसकी हब्बड़ लेने का इरादा रखता था इतने शदीद रिएक्शन पर ठंडा पड़ा। अनादिल, व्हाट हैपन? इधर देखो क्या हुआ है। उसका चेहरा अपने हाथों में बड़े सिर्फ अनादिल का दीवाना बना था। उसकी पनाहियत अन्ना को मजीद बखेड़ गई थी। आई एम सॉरी, तुम डर गई हो शायद। मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा वजाहत देने लगा था। 6 फुट के बंदे का अपने सामने यूं शर्मिंदा होना और वजाहतें देना उसे हैरत में डाल रहा था। पर वो तो अनादिल का दिल था। दिल, मैं डर गई थी। शायद कोई विच मुझे व्हाट अ मोमेंट, क्या कहा तुमने? तुम्हें लगा कि मैं कोई विच हूँ जो तुम्हें खा जाएगी? वो ओ गॉड मोहतरमा, अव्वल तो विच मैं बन ही नहीं सकता, जेंडर का फर्क आ जाता है ना, और दूसरा क्या क्या ये कहना मजाक हेस नहीं होगा कि एक विच किसी विच के खौफ से डर गई है? हा हा हा। दलामबद की बात पर उसे झटका लगा था जो साफ उसकी हालत का मजाक हो रहा था। वो उसे पीछे धकेल के थे। मजाक लग रहा है आपको ये? अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो आपको क्या? आप तो फौरन से दूसरी शादी कर लेते। और बहुत बोलती हो तुम, और रात के इस पर बहुत लंबी ड्राइविंग की थकान के साथ मैं तुम्हारे साथ कोई बहस मुबासा नहीं कर सकता, और मैं तो सिर्फ लाइट ऑफ करने में तुम्हारी हेल्प करने आया था। वो सरसरी अंदाज से अपना हुए कहता उसे हटा था। वो वापस से बिस्तर की जाना बढ़ गया था। शायद वो शावर लेकर आया था तभी बात कौन में था। वो बेड पर बैठते हुए सेल हाथ में पकड़े सेल चेक करने लगा था। अन्ना पे खौफ का यह आलम था कि कोई दरवाजे से अपने लंबे लंबे हाथ निकाले उसे बाहर खींच लेगा। वो बिना अगली सांस लिए वो तेजी से दलहम के करीब आती उसकी पूछ पर छुपी थी। क्या प्रॉब्लम है आहर? तुम्हें कुछ घंटों में ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो तुम इतना एबनॉर्मल रिएक्ट कर रही हो? दलहम का माथा ठनका एमडी की तरफ से दरका लगा था। कहीं उसके जाने के बाद उसने फिर से अन्ना को डराया तो नहीं? अन्ना खुद पर काबू पाते फोन से कंफर्टर में घुसते हुए सरता पैर छुप के थे। दुल्हाम कुछ देर उसकी हरकतों को देखते उन पर गौर करने लगा था और हर चीज एक तरह सिमटते हुए लाइट्स ऑफ किए बिस्तर पर वापस आया तो अन्ना ने कंफर्टर से सर निकाले फौरन से अपना साइड लैंप चलाया था। तुम मुझे बहुत इरिटेट कर रही हो लड़की, मैं तुम्हें उठाकर छत पर फेंक आऊंगा। मुझे लाइट नहीं चाहिए, जानती भी हो ना पूरा दिन कितनी टफ रूटीन के बाद घर आया हूँ और तुम्हारी ये अजीब बिहेव, हद है यार, एक जरा सा सुकून मैसर नहीं है। सोई हुई अन्ना के ऊपर से हाथ बढ़ाए उसने करवे तेवर लिए उसे दिखाए और इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ करते हुए अपनी जगह पर लेटा था। जब उसकी छत वाली धमकी तो अन्ना के दिल पर लगी थी कि हवेली के पीछे चलते दोस्त आए और फिर उसने तो सुना था कि पुरानी हवेली में भूत असेब का ठिकाना होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी वाली साइड से पीछे खड़ा हो और वो उसे उठाकर ले जाएगा और दलहम को पता नहीं चलेगा। वो फिर से चीजें चलाते दलहम की पीठ से लगी थी जिसकी तरफ से रूह मोड़े हुए करवट के बल सो रहा था। वो हल्की नींद का गुलबा होने लगा था। अन्ना की सहमी ची और फिर उसकी हरकत पर फौरन से उठकर बैठा था। दिल, मुझे बहुत डर लग रहा है, पर प्लीज डांटना मत डांटना। उसके साथ तेवर वो अंधेरे में भी महसूस कर सकती थी। तभी रोते हुए वजाहत दी थी। दलहम ने गहरी सांस भरते हुए अपनी तरफ का लैंप ऑन किया था। उसका बिखरा हुआ हुलिया दुल्हन के दिल को फौरन मोम कर गया था। उसे खुद में समो गया था। जाने क्या गुबार था जो सिसकियों में निकाल रही थी। वो उसके सर में अपनी उंगलियां चलाते हुए उसी को ये सोचे जा रहा था। अन्ना का बार बार उसके करीब आना अब अजमाइश बन रहा था। दुल्हन धीमी सी सरगोशी में उसका नाम जादू लबू से आजाद हुआ तो उसका रवान रवान समात बना था। वो लान में वो उसे अपने साथ हुए अजीब वाकयात बताने लगे तो दुल्हन का दिल चाह अपना सर पीट ले। तुम्हारे आने से कबल मैंने खिड़की से कर्टन हटाए थे, शायद तभी कोई जनबिश बाकी रह गई हो। बल्कि यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। और 2 गार्ड हवेली के पिछले गार्डन में हम वक्त मौजूद रहते हैं। अनादिल, रात में साई होना कुछ अजीब बात नहीं है। वो एमडी वाले वाक्य को हजफ करते हुए हर बहम उस पर बजा देने लगा था, लेकिन उसके दिल में सन्नाटे छाए थे पर उसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया था। दिलहाम ने नीम रोशनी में उसके चेहरे पर आंसू के मिटे मिटे निशानात को देते हल्के से उसे अपनी पोर्ट से उसकी आंखों को छुआ था। वो हवासुन होती तो यकीनन इस पर शदीद रिएक्शन देती, लेकिन उसके दिमाग की सुइयां वहीं अटकी हुई थी। कमरे में छाई गंभीर खामोशी दलहाम को अपने जादू में जकड़ने लगी थी। एक इस्तेहाक बड़ा लम्ब उसके रुखसारों पर दान किया तो वो चौंकी थी। मुझे सोना है, प्लीज लाइट ऑफ। दलहाम ने उसके होंठों से लफ्जों को चुना तो उसकी बेसादगी पर अन्ना का दिल जोर से धड़का था। पलकें लजरी थी। लम्हों की कमजोरी में जकड़ने की आगाही देने लगे तो दलहाम ने कुछ लम्हे वर्तियों में गुजारते हुए इन लम्हों को कैद में उसे भी जकड़ने का फैसला किया था। भला वो अपना आप उसे कैसे सौंप सकती थी? अन्ना ने मुजाहमत करते हुए दलहाम को पीछे झटका तो अगश का तो इश्क का फसूल लम्हों में झटका था। हकीकतें, रंजिशें, अन्ना की जंगे सर उठाने लगी। जितने में मजर नजर आई तो वो उसे छोड़ते हुए एक तकिया उसके और अपने बीच में रखते हुए करवट बदल गया था। शदीद शायद नाराजगी का इजहार था
या मजीद कमजोर पड़ने और धतकारे जाने का हौसला न था। फिर भी तकिए के ऊपर से अन्ना का हाथ थाम रखा था ताकि वो फिर से डर में मुतला ना हो। कुछ देर बाद ही उसने अन्ना को दरमियानी दीवार एक तरफ को फेंकते अपने सीने पर सर रखते हुए महसूस किया था। ये तो तय था कि अगर आज रात वो अन्ना के सर से बच जाता तो ही जाहिद कहलाता, और वो भरोसा तोड़ने वालों में से नहीं था। नींद में डूबते हुए हवासों की आड़ी सोच यही थी, क्या वाकई हवेली के गार्डन में दोस्त आए थे, क्योंकि वहां रात के पैर कोई नहीं होता जाता था। उफ, छत पर कोई है, रम उसके बराबर चलते हुए घबराते हुए बोली थी। मूसा ने नाइट बल्ब की चमकती जर्दी माल रोशनी में सर उठाए देखा। नस्वानी वजूद पर अन्ना का गुमान हुआ था, क्योंकि वो कोई और भी तो हवेली में लड़की ना थी। आप जाएं बीबी जी, ऐसा ना हो कभी कोई मसला बन जाए और घर में अभी सब जाग रहे हैं। मूसा ने जान छुड़ानी चाहिए जब रम्स ने उसका बाजू थामा और गार्डन में गायब हुए थे। कब तक डरते रहोगे तुम? आहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है मूसा, प्लीज हम यहाँ से। रम्स बीबी, वो बातें ना करे जो मेरे बस में नहीं है। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ कि दलहम सर का एतबार तोड़ने का मर्तकब हुआ हूँ। वो देख सकती थी कि मूसा का सर झुका था। तुम रहना इसी गुलामी में मूसा, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मैं जिंदगी जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, वरना इस बागीचे में एक दिन तुम्हें रमस बहाद की लाश लटकती हुई मिलेगी। उसे धमकी देती हुई अंदर की तरफ बढ़ने लगी थी। मूसा ने जाती हुई रम्स को रोकने के लिए उसका हाथ थामने रोकना चाहता, जब तेजी से मुड़ते हुए और हाथ पकड़े जाने पर वो लड़खड़ाई थी। 10वीं के चांद की रोशनी में उसका लड़खड़ाता हुआ सरापा फौरन से बाहों में बढ़ गया था। रम्स के लिए तो जुनून की ये आड़ी हद थी कि वो इस वक्त अपने मनपसंद शख्स के हाथों में थी। उसके गले लगते वो दिल में फूटती हुई खुशी को महसूस कर रही थी, जब मूसा हालात और मुकद्दस रिश्ते के हाथ मजबूरन उससे खुद में बीच गया था। आप अच्छा नहीं कर रही रम्स बीबी, अपना आदि बनाकर मुझे। उसके कानों की लोग को छूती हुई सासू ने रम्स के लबों पर मुस्कुराहट खिलाई थी। तुम जानते हो मूसा, जितने कि तुम चार्मिंग हो ना, किसी भी लड़की के आइडियल हो सकते हो। उसे एहसास बरतरी दिलाना चाहती थी उसे एहसास बरतरी दिलाना चाहती थी। खूबसूरती दो वक्त की रोटी और इज्जत का नमो बदल नहीं हो सकती रम्स बीबी। उसे संगीन हकीकतों से भी आशना करवाना चाहता था। मैं तुम्हारी मोहब्बत के सहारे हर हाल में जी लूंगी मूसा, तुम एक बार मेरा हाथ यकीन से थामो तो सही। वो अपने लब्बों को उसके रुखसारों से मिस करती हुई दाढ़ी की चुभन महसूस करने लगी थी। इम्तिहान कड़वा है, उसे वार्न कर रहा था। आजमा लो, हर आजमाइश में सरहुरू पाओगे। वो लाट से उसके छाने पर थोड़ी टकाई हुई बोली थी। मूसा के सब्र का पैमाना उसकी गुर्बत से छलका था। तभी उसे मजीद करीब किए लबों के लम्ब से सिराब करने लगा था कि महबूब खुद माइल कुर्बत था। वह मसरूर सी उसके साथ दे रही थी, जो उसके वजूद को छूते हुए मोतबर कर रहा था। अपनी फतह पर वो उतराई थी, ऐसा तो होना ही था। एक ना यदि मूसा को तो हारना था। चिंगारी के साथ रहता शूला कब तक ना भड़कता। थैंक्स, इट्स मेक मी स्पेशल। उसके दिल की मसाई देते हुए लम्स को सिराती हुई पाँव के गेड़े से निकलती हुई हवेली के बालकनी हिस्से की तरफ बढ़ गई थी। जो चीजें पहले से ही खराब थी उन्हें बर्बाद करके अगर वह मंजूर नजर ठहर सकती थी तो अपनी मोहब्बत की खातर किसी और की मोहब्बत को सूली पर लटकाना बुरा ना था, क्योंकि वो मुफाद परस्त माशरे का हिस्सा थी। आरजे नीम व लबू से दुरेत ने वहां मौजूद शख्स का नाम लिया था। जब गमान गुजरा, उसकी आवाज कोई सुन ला ले। डॉक्टर रिचर्डसन के कमरे से अपशां होते हुए रास ने उसके हवास मुअत्तल किए थे। ओ खुदाया, तेरा शुक्र है, तूने मुझे अजीम नुकसान से बचा लिया। बामुश्किल खुद पर काबू पाए उसने रूह मोड़ते हुए इन सब को हदफ किया था। उसके दिमाग में दर्द की टीसें उठ रहे थे। वो वहां से भाग जाना चाहता था, और परिहान इस नाम की सोच आते ही वो तेजी से इस वार्ड की तरफ बढ़ा था, और अगले लम्हे बिना कुछ सोचे समझे और उसे अपनी बाहों में बड़े हुए हॉस्पिटल से निकल आया था। वो बुज़दिल नहीं था, लेकिन इस वक्त परिहान की हालत और पराया देश उसे यहाँ से निकलने पर मजबूर कर रहा था। जाने कौन सा शिकारी कहाँ गात लगाए बैठा हो, उसे लेकर अपने दोस्त के फ्लैट पर आया था। कुछ ही घंटों बाद वो मालिक मकान को गंढ सौंपते हुए पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। वो गलत था कि वो अपनों से सब कुछ छुपाकर परिहान को नई जिंदगी दे देगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि बाहर की दुनिया रंगों से खेलने की आदी है। तभी नाज़न तितली को मसलने के दर पर है। क्या हम घर जा रहे हैं? एरोप्लेन में बैठते हुए उसका पहला सवाल हुआ था। उसकी आवाज में सदियों की नकाहत थी। दुरेत को बेहतियार उस पर तरस आया था। उसने क्यों यकीन नहीं किया था परिहान का? आरजे था, वो उसके आस पास ही था। हाँ बीबी, मेरे ख्याल से वहां सबके दरमियान रहते हुए मैं तुम्हारी और ज्यादा केयर कर सकता हूँ। परिहान का हाथ मोहब्बत से थामे उसने कहा था। वो सर उठाया, उसके चेहरे पर सच तलाशने लगी थी। मेरी वजह से हमारा हनीमून ट्रिप खराब हुआ है ना? परिहान की मासूमियत उसका दिल अथल पथल करने लगी थी। वो इसे कुछ देर देखने के बाद मुस्कुराते हुए उसके माथे पर बोसा दे गया था। दुरेत का दिल चाह रहा था कि वो लोग हमेशा सफर ही में रहे, क्योंकि परिहान का उसके शाने पर सर रखे हुए सफर करना उसे बहुत सुकून देता था।
اس کے ساتھ وہ اپنے چند قیمتی لمحات گزارتے ہوئے اپنی محبت اور طویل انتظار کی شدت دکھانا چاہتا تھا، لیکن جانے کیوں اس سے لگتا تھا کہ پریان جان بوجھ کر اسے بار بار اس نقطے پر لے جاتی تھی جہاں سے وہ فرار چاہتا تھا۔ تمام راستے وہ بس اس کے اور اپنے مستقبل کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا۔ پاکستان لینڈ کرتے ہی اس نے دلہام کو سچویشن کا بتایا تو کتنی دیر وہ سوچنے کے بعد اسے اور پریان کو دوسری جگہ رہنے کا کہہ رہا تھا۔ ساتھ میں ہی اس نے پریان سے سیل لینے کا کہہ دیا تھا۔ اگر ایک قابل ڈاکٹر ان کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہو رہا تھا تو یقیناً اب وہ پریان کے معاملے میں اپنے سائے پر بھی یقین نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اپنا سیل اسے پر کراتے وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے پریان، پر جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ موبائل ہی تمہیں ہائپنوٹائز کر رہا ہے۔ دریش شاید پریشانی میں کچھ بھی بول رہا تھا۔ جو بھی تھا، اس کی اب تک ذہنی حالت کے پیچھے بھی پریان ہی کا ہاتھ تھا۔ شاید تبھی اس نے اس کے لیے نیچرل سی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ دریش بھی سارا دن اس کے پاس ہی گزارتا، مختلف ٹاپکس پر اسے گفتگو کرتے ہوئے ڈیجیٹل گیجٹ سے مکمل آزاد کروا رہا تھا۔ یہ ایک سائیکالوجیکل ایفیکٹ آ رہا تھا کہ دریش کی فرینڈ شپ تھراپی کسی بھی میڈیسن سے زیادہ اثر انداز ہو رہی تھی۔ دل ایمنس کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب لپکی تھی۔ دلہام بہت کو وہ پہلے سے کافی کمزور نظر آ رہی تھی۔ وہ دیوانگی سے اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ نرسیس ان دونوں کو قریب دیکھتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا ماما؟ بتائیں، کیا پھر سے میں آپ کو وہاں چھوڑ کر ہمیشہ کی طرح لاپرواہ بن جاؤں؟ کیا آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ کیا آپ مجھے شاہ بنانا چاہتی ہے؟ نکل آئے، ارینا کے وہم سے مر چکی ہیں، وہ بہت دور چلے گئے ہیں۔ شاہ اور ارینا، اس کی ماں پاگل نہیں تھی۔ اگر وہ پاگل ہوتی تو یقیناً اسے بھی نہ پہچانتی، تبھی وہ آج ہر لحاظ بھول بیٹھا تھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میں آپ سے بے خبر تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں ہمیشہ سے دیکھتا رہا ہوں کہ آپ خود گردی کی کون سی سطح پر جاتی ہیں۔ کیا آپ کو کبھی احساس ہوا کہ شاہ کے ساتھ آپ نے دو قتل کیے ہیں؟ دلہام نے اس کے جبڑے بیچے ہوئے تھے۔ ایمن نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ یہ کیسا الزام تھا بھلا؟ شاید میں آپ کو اپنے باپ کے قتل کے لیے معاف کر دیتا، شاید میں یقین کر لیتا کہ آپ پاگل ہو چکی ہیں، لیکن تب جب آپ کو آئینہ دکھانے پر آپ نے میری جان کی دشمن نہ بنتی، امر ماما کی گود میری وجہ سے نہ اجاڑتی۔ ماما، کیا بھلا ایک ماں اپنی حقیقت چھپانے کے لیے اتنی خودغرض ہو سکتی ہے کہ اپنی اولاد کو مارنے کے در پر ہو؟ ایمن کا لدرتا ہاتھ دلہام نے چھوڑا تھا، وہ پھر سے خالی ہاتھ ہو گئے تھے۔ کبھی آپ کے اتنا میں رمس یا پریان کیوں نہیں؟ امرو ماما، بی جان یا چھوٹی چچی کیوں نہیں؟ صرف انا ہی میں ہی کیوں ارینا نظر آتی ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ کے سیکسو فرینا اپنی اولاد کے علاوہ باقی سب کو اپنا دشمن سمجھنے کی بیماری میں مبتلا ہیں، پھر اپنے ہی بیٹے سے یہ ڈرامہ کیوں؟ جانتی ہے، اگر میرے پاس آپ ہوتی تو مجھے سسکیاں چھپانے کو دوسری عورت کی گود نہ ڈھونڈنا پڑتی۔ وہ تو صرف ایک لفظ ماں کا بڑا نبائی ہوئی ہے۔ اور میری ماں کہاں ہے جس نے مجھے جنم دیا؟ ایمن نے بیگی بیگی پلکیں اٹھائی تھی۔ آپ کا بیٹا آپ کے رازوں کا امین تھا، لیکن تب تک جب تک آپ کسی اور کی جان لینے کے در پر نہیں تھی، اور جس کی جان کی آپ دشمن بنی ہی بیٹھی ہے نا، وہ آپ کے بیٹے کی زندگی ہے۔ چاہ بس سے زندگی چھیننے کے بعد کیا دلہام بس سے بھی زندگی چھین لینا چاہتی ہیں آپ؟ اگر ایک اولاد کی ہلکی سی جنمی سے ماں اسے اندر تک جان لیتی ہے تو خدا نے شاید اولاد میں بھی ماں کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ آپ کے وجود کا حصہ ہوں، شرمندگی ہے مجھے اس بات کی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایمنے کے سر کا درد بڑھنے لگا تھا، جبکہ اپنے بات انہیں پہنچا چکا تھا۔ دبے لفظوں میں کہے جانے والی باتیں اتنی مشکل نہ تھی کہ وہ سمجھ نہ پاتی۔ ارینا، دلہام کے بڑھتے ہوئے قدم دروازے پر ہی اس پکار سے تھمے تھے، جبکہ دروازے کے اس پار ٹکے وجود کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ ارینا میری چھوٹی بہن تھی، لیکن اسے ہمیشہ وہ اہمیت ملی جو بڑے ہونے کی حیثیت سے میں چاہتی تھی۔ بابا جان اسے برملا مجھ سے بہتر جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ اسکول کالج تک ایک بہترین ڈبیٹر اور کمیٹیٹر رہی تھی۔ ایمری دلہان بہت کو نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اس کی ساکت نگاہیں سامنے دیوار پر بنی پینٹنگ کے نقش و نگار میں الجھی ہوئی تھی۔ شاہ بہت پہلی بار ہمارے گھر آیا تو میں اسے اپنے دل کا مکین بان بیٹھی تھی۔ سلجھا سجیدہ سا انداز لیے خوبصورتی کا شاہکار شخص کسی بھی لڑکی کا دل مٹھی میں کرنے سے اچھے سے آگاہ تھا، لیکن یہاں بھی ارینا بازی جیت گئی۔ اس کی منظور نظر ٹھہری تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ دوسرے سے پیار کرتے ہیں، مگر میں نے ارینا پہ اپنی پسند ظاہر کرتے ہوئے اسے شاہ بہت مانگ لیا تھا، اور وہ پگلی ہاں 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 اس نے مجھے اپنی محبت دان کر دی، لیکن مجھے بھیک نہیں دی، شاہ بہت چاہیے تھا۔ لیکن مجھے بھیک نہیں، شاہ بہت چاہیے تھا، پورے کا پورا شاہ بہت، پر وہ کبھی میرا نہیں ہو سکا۔ دل، تم نے دیکھا وہ ارینا کی بیٹی سے پیار کرتا تھا، اسے اپنا لیتا۔ دل، وہ ضروری تھا، ارینا کا جانا ضروری تھا، اور میں نے اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ارینا کو دیکھا تھا۔ وہ ہاں 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 میں جیت گئی، اس رات بارش کی رات میں نے جیت گئی۔ دل، فاتح ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، اور تم نے دیکھا شابت فاتح صرف ایمرے ہی تھی، اور میں جیت گئی۔ آج کہاں ہے ارینا؟ اس کی ذہنی روح پھر سے بٹنے لگی تھی۔ دلہام بھت نے تعصب سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ محبت کرنا جرم ہے تو مجرم تو تم بھی ہونا۔ دلہام بھت پاس گئی، انا کی چنگاڑتی ہوئی آواز گونجی تھی۔
दुल्हान ने कुछ साहित्य अजियत में आंखें मूंद दी। फातेह एक ही होता है मम्मा, लेकिन शाबत हवेली की फातेह आप नहीं है, अरीना है, जिसने सब हार कर भी बहुत कुछ जीत लिया था। अवल यही कि अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते वो अमर हो गई हैं। उन्हें रिश्ते छोड़े तो सिर्फ रिश्तों की खातर, और आप इस दास्तान में खुदगर्जी से ज्यादा कुछ किरदार निभा नहीं सकी मम्मा। क्या ये कहना काफी नहीं है कि आपको रिश्ते निभाने नहीं आते? क्या आपको समझ नहीं आ रही कि आपका बेटा आप जैसा है? वो भी अरीना से नफरत करता है। इसने कभी लफ्ज हाला मेरी मेरी बहन नहीं बोला। और फिर अन्ना, मेरी अनादिल। दुल्हान की पुरसोस पर बाहर खड़ी हुई अन्ना ने अपने नाम की पुकार और इश्क में डूबी उसकी आवाज दिल में महसूस की थी। अरीना, अगर वो बेनाम होकर मर गई है तो आपने भी बेनामी की जिंदगी जी है। दुल्हान भट्ट की माँ अमरो है, उसकी बहनें, उसकी बीवी, हाँ सब हैं, लेकिन अमरे भट्ट कौन है? भला माजी का किस्सा जानता ही कौन है? नहीं दिल, वो छीन लेती है, उसे छीनना आता है। वो अपनी जगह से उठते हुए उसकी तरफ बढ़ी थी जब लड़खड़ाई। दुल्हान बेख्तियार उनकी तरफ भागा था। मामा, खुदा का वास्ता है, अपने अलवियत से निकल कर आए, मेरी तकलीफ महसूस करें। दुनिया का फातेह आलम बना दुल्हान भट्ट अंदर से सिर्फ आपकी जैसे टूट फूट का शिकार है। मामा, आपको अपनी औलाद को मजबूत बनाना है, ना कि उन्हें पत्तों की मामूली सरसराहट सुनते हम सहम जाने वाले बना दिया आपने। प्लीज आप अब तो बस कर दे। जहाँ आज तक खुदगर्ज से ही है, वहाँ कुछ और सही, सिर्फ अपने लिए खुदगर्ज बन जाए। अरीना को अपनी खुशियों का दुश्मन समझना छोड़ दे। उन्होंने अपना सब कुछ लुटा कर सिर्फ आपकी खुशियों को देखा था, तो आप वो जादूगरनी है अपनी बेटी के जरिए वो तुम्हें। जाने वो क्या कह रही थी। दुल्हान ने एक बेबस निगाह पर डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ा था। जब दरवाजे लगी अन्ना लम्हों में वहां से हटी थी। उसका चेहरा पसीने से तरपट था। उसका चेहरा पसीने से तर था, दिल धड़क रहा था। जिसकी जान की आप दुश्मन बन रही है ना, वो आपके बेटे की जिंदगी है। शाहबाज से जिंदगी छीनने के बाद क्या दुल्हान बस से भी जिंदगी छीन लेना चाहती है? अन्ना का चेहरा सुट पड़ा था। वो शख्स कितना मासूम था, आज भी अंदर से वो वही दुल्हान बह था जिसने वो पहली बार मिली थी। अन्ना को लग रहा था कि उसकी सांसें तंग हो रही है। अगर उसकी माँ अरीना की नफरत में अन्ना को सजा दे रही थी, तो वो भी एमने की नफरत में दुल्हान को सजा दे रही थी। क्या वो भी माँ की तरह अन्ना पर शक रखता था? तभी उसे आरजे के साथ नहीं, वो दुल्हान को एमडे नहीं बनने देगी। वो आरजे को उसके सामने लाकर अपनी बेगुनाही साबित करेगी। वो शाहबाद और अरीना की तरह बदगुमान सी दास्तान नहीं बनेगी, बल्कि वो सिर्फ दुल्हान की अनादिल बनेगी। उससे उलझते हुए वो बहुत कुछ प्लान कर चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि आरजे और उसकी दोस्ती से दुल्हान शक में मुब्तला है। उसके चेहरे पर मुतमी सी मुस्कुराहट थी कि वो शख्स की उलझने दूर करते हुए उसे फातेह आलम बनाएगी। वो किचन में जाते खुद ही चाय बनाने लगी थी। जब कमरे में आई तो दुल्हान कहीं जाने के लिए रेडी नजर आया था, जबकि उसकी मुकम्मल तवज्जो कॉल पर थी। वो कभी भी अपने पर्सनल सियासी इश्यूज वगैरह के लिए की जाने वाली कॉल घर वालों के सामने नहीं करता था, लेकिन अन्ना यहाँ पर नहीं थी तभी वो मुसरो था। अगर आपकी पार्टी धांधली के सबूत पेश कर दे तो मैं ये ओहदा छोड़ने को तैयार हूँ, पर मेरी भी शर्त है। अगर आप अपने इल्जाम सच साबित नहीं कर पाते तो यकीनन एक कड़ी सजा आपकी मुंतजिर है, कुरैशी साहब। उसके चेहरे पर छाई ब्ला के साथ ही अन्ना के जिस्म में सुनसुनी पैदा कर रहे थे। बिल्कुल यही, मैं कभी शक या वहां में जाता ही नहीं हूँ, और बिना यकीन के मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ। जब अपना यकीन दूसरे पर सच साबित कर लूँ तो फिर अपने असूलों से हटना मेरे लिए मौत है। जाने दूसरी तरफ से क्या कहा गया था। पहली बार अन्ना का दिल सहमत था। अगर दुल्हान उसे लेकर किसी यकीन में मुतला है तो उसे भी कड़ी सजा देगा। नहीं, वो अपनी सोचों से परेशान बेख्तियार बोली थी। जब दुल्हान उसकी आवाज सुनकर चौंकते हुए पलटा था, उस पर नजर पड़ते ही कॉल बंद की गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मजाजे जार पहले से बढ़म थे। उसके काम में दल अंदाजी की मुर्तकब हुई थी। आहा नहीं, वो चाय ठंडी हो जाएगी आपकी। तो मैं अन्ना को बात बनानी नहीं आ रही थी, क्या मैंने चाय मांगी? दलाम ने आईब्रो झुकाते हुए वहीं उसका दिलादी रूप देखते हुए उसका दिल बढ़ाया था। आंखों से बिन बादल की बरसात ने दलाम को स्टिक किया था। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया गया है आपके सर पर जो इतना रिएक्ट कर रही है मैडम आप? वो सैल बेड पर उछालते हुए उसकी तरफ आया था। अन्ना को लगा कि अब वो दुल्हन के हाथों से नहीं बचने की। सारी रातें मोहब्बत के दावे मिठास बक से उड़ गए थे। उसका हाथ दुल्हन की सूरत आंखें देते हुए कप कपाए थे और दूसरे लम्हे चाय कप समेत समी बोस हो चुके थे। वो हैरानगी से नीचे गिरे कप को देख रही थी जो दबेस कलीम पर गिरने से टूटा नहीं था। और चाय के छींटे दबेस कलीम के तय में जज्ब हो गए थे, लेकिन फिर भी अन्ना की उंगलियां जरूर जली थी। क्या है ये? कौन सा मॉन्स्टर देख लिया जो तुम वाइब्रेट मूड पर लग गई हो? तलहाम को उसकी अहकमकाना हरकतें मजीद गुस्सा दिला रही थी, जबकि अन्ना का झुका सर तो बस हाथ दी थी। उसे पहले कि वो सब का दामन छोड़े उसने कमरे से निकल जाना जरूरी समझा था। उसके जाते ही अन्ना ने रोना शुरू कर दिया था। वो क्यों कमजोर पड़ी थी? आज तक वो दो बदो उस शख्स के सामने थी, जबकि दुल्हान ने भी उसे यही कहा था कि उसे कॉन्फिडेंस अच्छी लगती है। फिर अब ये शायद वो थक गई थी। उसे खुद को दुल्हान को एक मौका देना था और अब अपनी ही जब्त वसील नहीं कर पा रही थी। वो सोफे पर बैठते अपने नक्शो नगू पर उंगलियां फेरने लगी थी। उंगलियों पर गर्म चाय गिरने से जलन हो रही थी, लेकिन वो महसूस नहीं करना चाहती थी। जब एक मेहरबान हाथ ने उसका हाथ थामा था, उसने झटके से सर उठाया।
दुल्हा हाथ में कोई आइमट लिए हुए उसकी उंगली पर लगा रहा था। मतलब वह इतना बेपरवाह नहीं था। अन्ना का दिल चाह वो दिल खुल कहन से, लेकिन वो उससे नाराज थी तभी रुख मोड़ लिया। दुल्हा ने उसका अंदाज देखा था और गहरी सांस हवा के सुपुर्द किए हुए खड़ा हो गया। बेड से अपना मोबाइल उठाते कमरे से निकल गया था, जबकि अन्ना फतेह जाब सी मोहब्बत से मुस्कुराते हुए सोफे की पूछ से टेक लगा के थी। कुछ सोचते हुए मोबाइल उठाया और आरजे का नंबर डायल किया था। जब अपना यकीन दूसरों पर सच साबित कर लूं तो फिर अपने असूलों से हटना मेरे लिए ही मौत है। दिलहाम के जुमले की बात आसपास सुनाई दी तो उसने बेसाता ही जोड़ी लेते। दुल्हाम बात उससे पहले क्या मुझे रॉन्ग प्रूफ करो, मैं आपको रॉन्ग प्रूफ कर दूंगी, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं मरना, और आपके हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपने हाथ पर लगे हुए आइमर को देते मुस्कुराई जा रही थी, जबकि नजरें मोबाइल पर थी। मुझे तुमसे मिलना है, एक मैसेज ड्रॉप करते हुए वो पूरी इत्मीनान थी कि बहुत जल्द वो सब ठीक आ लेगी। ये ऐसा उसे लग रहा था। आरजे का जवाब आते ही वो जगह और दिन फिक्स करने लगी थी।